पिछले क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ा और उसको जानने की कोशिश किया कि कोई वर्ड किसी सेंटेंस के अंदर प्लेस हुआ है तो उसके अंदर उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेज के बारे में। अगला जो वर्ड होता है, वर्ड की जो अगली कड़ी है वो फ्रेज की है। तो आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि फ्रेज क्या है। तो मैं सभी का वेलकम करता हूँ। मेरा नाम सूरज है, जैसा आप लोग सभी लोग जानते होंगे। तो आज हम लोग फ्रेज समझेंगे और फ्रेज क्या होता है ये जानेंगे। फ्रेज के कुछ टाइप्स भी पढ़ेंगे, है ना। तो वन बाय वन हम लोग अपनी स्लाइड्स को आगे बढ़ाते हैं। देखो, सबसे पहले जो ग्रामर थी शुरू हुई थी कहाँ से? साउंड से। मैंने बताया था ना आपको कि जो किसी भी कोई भी भाषा जो शुरू होती है वो एक साउंड से शुरू होती है। कोई भी भाषा अपने आप में क्या है? एक आवाज़ है, एक साउंड है। और वो जो साउंड होता है उसी को अगर कुछ सिंबॉलिक कैरेक्टर में हम लोग लिख देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं लेटर्स। इस लेटर का अगला कड़ी आ जाता था वर्ड्स, जिसको हम लोग वर्ड्स बोलते हैं। वर्ड्स की अगली कड़ी में आ जाता है फ्रेज। यानी हम लोग अब तक क्या समझते थे कि जो वर्ड है ना, वर्ड के बाद डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे आ जाते थे सेंटेंस के ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वर्ड पढ़ने के बाद हमको फ्रेज को जानना होता है, फिर उसके बाद क्लॉज को जानना होता है ना। तब आता है सेंटेंस। यानी जो सेंटेंस है वो सेंटेंस फ्रेज और क्लॉज से मिल करके भी बन सकता है। वर्ड के ग्रुप को भी हम लोग सेंटेंस कह सकते हैं। किसी सेंटेंस के अंदर एक पूरा फ्रेज भी इस्तेमाल हो सकता है, या किसी सेंटेंस को लिखने के लिए एक से ज़्यादा क्लॉजेस का भी इस्तेमाल हो सकता है। तो यानी ये कह सकते हैं कि जो सेंटेंस है ना, ये सबसे बड़ी इकाई है, सबसे बड़ी यूनिट है, ठीक है। और इस सेंटेंस को बनाने वाले जो टुकड़े हैं वो ये रहे, ठीक है। ये हमारे जितने भी टुकड़े हैं ये सेंटेंस को बनाने के लिए हेल्प करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रेज के बारे में, फ्रेज होते क्या हैं, ठीक। तो अगली स्लाइड में हम लोग देखते हैं। देखो लिखा हुआ है फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या बोलते हैं? फ्रेज। जो कि नॉट सफिशिएंट इनफ टू पुट फॉरवर्ड इट्स कंप्लीट मीनिंग। फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका कोई अपना अलग से एक मतलब नहीं होता, मतलब कि वो इतना सफिशिएंट नहीं होता है ताकि वो अपना खुद से एक मतलब बता पाए। जैसे पहले तीनों को बातों को बता देता हूँ, फिर आगे लिखा हुआ डज नॉट हैव इट्स सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब। इसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता, ना ही इसके अंदर कोई फाइनाइट वर्ब होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 3 बॉइल्ड एग, 3 उबले हुए अंडे। अब मैं बोलूँ अगर जा करके किसी के सामने बोल 3 उबले अंडे, अब वो इस बात से क्या समझेगा? 3 उबले अंडे का क्या करना है? 3 उबले अंडे तुमको चाहिए खाने के लिए, 3 उबले अंडे किसी को देना है, 3 उबले अंडे लेके आऊँ तुम्हारे सर पे मार दूँ, क्या करूँ उसका? पता है? नहीं ना। यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं लगाया गया। 3 उबले अंडे डायरेक्ट मैंने बोल दिया, ना तो सब्जेक्ट लगाया ना तो इसके साथ कोई वर्ब लगाया। तो जब ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो इसमें इस सेंटेंस में ये जो फ्रेज लिखा हुआ है इसका कुछ अपना खुद से मतलब एक डेफिनेट मतलब नहीं निकल पाएगा। हम तो कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं ना, 3 उबले हुए अंडे। अब सामने वाले को क्या पता कि 3 उबले अंडे का तुम क्या करना चाहते हो? फंक्शन उसके साथ ऐड करोगे तब तो पता चलेगा कि उसका 3 उबले अंडे का करना क्या है ना। तो इन दोनों पेयर को समझो। फिर आगे लिखा हुआ है 3 ही आस्क्ड फॉर 3 बॉइल्ड एग। उसने मांगा 3 उबले हुए अंडे। अब ये जो दिख रहा है यहाँ पे 3 बॉइल्ड एग, ये क्या था? फ्रेज था ना। इस फ्रेज के साथ मैंने एक सब्जेक्ट लगा दिया और एक वर्ब लगा दिया। अब ये सब्जेक्ट और वर्ब लगाने के बाद ये देखो, ये जो ऊपर वाला फ्रेज था इसको मैंने एक सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल कर लिया। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड, उसने मांगा 3 उबले हुए अंडे। उसने 3 उबले हुए अंडे मांगा। अब इस सेंटेंस को पढ़ने से पूरी जानकारी हमको मिल गई और पूरा इसका सेंटेंस का मीनिंग हमको समझ आ गया कि उसने क्या मांगा? 3 उबले हुए अंडे मांगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रेज होता है ना वो एक पार्ट होता है, सेंटेंस का पार्ट हो सकता है ना। एक सेंटेंस का देखो एक पार्ट है ना। लेकिन वर्ड कितने होते हैं? तो भाई वर्ड का एक कलेक्शन होता है, बहुत सारे वर्ड का पार्ट, बहुत सारे वर्ड का कलेक्शन, बहुत सारे वर्ड्स का ग्रुप एक फ्रेज कहलाता है, जिसका खुद का अपना एक कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल के आता है ना। लेकिन अगर इसको किसी सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल कर लिया जाए तब इसकी मीनिंग को आराम से समझा जा सकता है। तो
इसी तरीके से आगे हम चलते हैं, लिखा हुआ है योर मेंटल वेलनेस, तुम्हारा मेंटल वेलनेस मतलब तुम्हारा जो मेंटल हेल्थ है उसकी बात कर रहे हैं हम, कि तुम्हारी दिमागी अच्छाई, तुम्हारा दिमाग जो शांत रहता है, तुम्हारा दिमाग अच्छे कंडीशन में रहता है, तो उसकी हम बात कर रहे हैं, योर मेंटल वेलनेस। अब योर मेंटल वेलनेस के साथ न तो कोई सब्जेक्ट लगा हुआ है, न तो कोई वर्ब लगा हुआ है, इसका खुद का एक मतलब नहीं निकल के आ रहा। हालांकि ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन इसको सेंटेंस तो नहीं कहेंगे ना। आज तक हम क्या पढ़ते थे, सेंटेंस क्या है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव इट्स मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड को हम सेंटेंस कह देते हैं, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड हमेशा सेंटेंस कहलाएगा क्या, नहीं कहलाएगा ना। उसका एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए। मैंने बताया था ना, कोई भी सेंटेंस बनाना है, कोई भी सेंटेंस बनाना है तो उसके लिए एक सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए और उसके साथ एक वर्ब भी होना चाहिए, है ना। तो ना तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ना तो कोई इसका वर्ब आया है, तो एक सेंटेंस नहीं है। हालांकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड जरूर है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड है इसलिए हम इसको फ्रेज बोलेंगे, लेकिन सेंटेंस नहीं बोलेंगे। इसी को मैंने देखो यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया एज अ सब्जेक्ट। योर मेंटल वेलनेस इज इक्वली इम्पॉर्टेंट एज योर फिजिकल, योर यहाँ पे हो जाएगा, योर फिजिकल वेलनेस, तुम्हारा जो मेंटल वेलनेस है ना, इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी बराबर इंपॉर्टेंट है जितना तुम्हारा फिजिकल वेलनेस इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा जो फिजिकल हेल्थ है वो और तुम्हारा जो मेंटल हेल्थ है वो दोनों कितना इंपॉर्टेंट है, इक्वली बराबर इंपॉर्टेंट रखते हैं तुम्हारी लाइफ में, ये मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे जो योर मेंटल वेलनेस है ना, ये कैसे इस्तेमाल हुआ है, एक सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे वर्ब लगा है, समझ आ गया सबको। तो यहाँ पे फ्रेज है और फ्रेज कैसे इस्तेमाल हो गया, एक सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हो गया। आगे देखते हैं, ये हम एग्जाम्पल करा रहे हैं ताकि इससे ज़्यादा आपको क्लैरिटी हो जाए, इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि जो है हमारे फ्रेज होते क्या है, ठीक। अगला सेंटेंस है स्मार्ट स्टडी, कुछ फ्रेज यहाँ पे लिखा है स्मार्ट स्टडी, ठीक है, स्मार्ट स्टडी, इंटेलिजेंट स्टूडेंट। देखो ये भी एक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दो वर्ड है इसमें, तो ये भी एक फ्रेज है, ये भी एक फ्रेज है। फायर स्टेशन, ये भी एक फ्रेज है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड है ना, जिसका कोई ना तो सब्जेक्ट हो ना तो कोई वर्ब हो, क्या कहलाएगा, फ्रेज कहलाएगा। तो फायर स्टेशन ये भी एक फ्रेज है। ब्लू आइड बॉय, नीली आंख वाला लड़का, ये भी क्या है, फ्रेज है। देखो 1 2 3 3 वर्ड है, ना तो सब्जेक्ट है ना ही इसका फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब क्या होता है अभी बताता हूँ। तो ब्लू आइड बॉय फ्रेज है। ब्लॉन्ड हेयर्ड गर्ल, सुनहरे वाली बालों वाली गर्ल, सुनहरे बालों वाली लड़की, है ना, ऐसी लड़की जिसके जो हेयर हैं कैसे हैं, ब्लॉन्ड हैं, सुनहरे हैं, तो उस लड़की की बात कर रहा हूँ। ये अपने आप में क्या है ना, तो यहाँ पे फाइनाइट वर्ब लिखा हुआ है और ना ही यहाँ पे कोई सब्जेक्ट आया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है डार्क स्किन्ड, डार्क स्किन वाले लोग, है ना, जैसे मेरी स्किन है ना डार्क, तो वैसे डार्क स्किन वाले लोग, तो डार्क स्किन वाले लोगों की यहाँ पे बात हम लोग कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या है, एक फ्रेज है, ठीक। शॉर्ट टेम्पर्ड, जिसको जल्दी गुस्सा आ जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड यानी जल्दी गुस्सा होने वाला, ये मतलब है इसका। लेकिन यहाँ पे किसी भी सेंटेंस, किसी भी वर्ड के, किसी भी फ्रेज के आगे ना तो कोई सब्जेक्ट लिखा हुआ है ना तो कोई वर्ब लिखा हुआ है, ये सारे अपने आप में क्या कहलाते हैं, फ्रेज कहलाते हैं, ठीक है। तो सब लोग इतना समझ गए कि फ्रेज क्या होता है। फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कोई ना कोई जिसका कोई अपने आप में कंप्लीट में मतलब नहीं निकलता है जब तक कि इसको किसी सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल न किया जाए। किसी फ्रेज का ना तो कोई सब्जेक्ट होता है ना तो कोई इसका, अगर फ्रेज अलग से लिखा हुआ है तो ना तो इसका सब्जेक्ट होगा ना इसका कोई फाइनाइट वर्ब होगा, लेकिन इसको सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा तब इसका सब्जेक्ट वगैरह हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रेज। टाइप्स ऑफ फ्रेज में क्या है, पहला लिखा हुआ है नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज क्या होते हैं, देखो मैंने आपको बताया था कि जो नाउन होता है वो किसी चीज़ का नाम है ना। नाउन को अगर हटाएं तो क्या हो सकता है उसकी जगह पर, नाउन को हटाने के लिए नाउन के बराबर का कुछ होना चाहिए। तो नाउन के बराबर का क्या होता है, प्रोनाउन, और या तो नाउन के बराबर का प्रोनाउन लिख सकते हैं नाउन की जगह पे, या अगर नाउन को हटाएंगे तो नाउन फ्रेज लगा सकते हैं। समझ आ रहा होगा सबको इतना। तो नाउन फ्रेज क्या कैसे काम करेगा, जब नाउन की तरह से, नाम की तरह से काम करता है, तो जो नाउन फ्रेज है ना वो भी बिल्कुल नाउन की तरह ही काम करता है, समझ गए। तो ये कैसे काम करता है, वर्क एज अ नाउन, ये एक सब्जेक्ट भी हो सकता है और एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है।
और नाउन फ्रेज बनता कैसे है? तो सबसे पहले एडजेक्टिव लिखा रहेगा, उसके जस्ट बाद आ जाएगा कोई नाउन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नाउन फ्रेज। यानी पहले एडजेक्टिव, उसके बाद एक नाउन। जैसे मैं लिख दूं योर आइडिया, योर आइडिया, तो आइडिया क्या है? नाउन है ना। और किसका आइडिया? तुम्हारा आइडिया, तो क्या है? एडजेक्टिव है। तो ये देखो एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो एडजेक्टिव प्लस नाउन क्या बन जाता है? नाउन फ्रेज। समझ में आ गया सबको? तो फ्रेज के जो पहले टाइप हम लोग कर रहे हैं, फ्रेज का पहला टाइप है नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज कैसे काम करता है? तो नाउन फ्रेज बिल्कुल नाउन की तरह काम करता है। या तो ये सब्जेक्ट हो सकता है, या तो किसी सेंटेंस का ये ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। और ये बनता कैसे है? तो एडजेक्टिव, नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव लगा करके हम लोग क्या बना देते हैं? नाउन फ्रेज को बना देते हैं, ठीक। इतना सबको समझ में आ गया? कुछ लाइन लिखा है मैंने, कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है पहला, आई लाइक योर एडवाइस, मुझे तुम्हारी सलाह पसंद है। आई लाइक योर एडवाइस, ठीक है। तो एडवाइस क्या है? नाउन है, एडवाइस नाउन। इसके बाद ये क्या हुआ है? एडजेक्टिव। तो ये दोनों मिल करके क्या बन गए? नाउन फ्रेज। यानी एडजेक्टिव के साथ नाउन जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? नाउन फ्रेज बन जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? नाउन फ्रेज कहलाएगा, नाउन फ्रेज, ठीक है। अब देखो नाउन फ्रेज, अभी मैंने बताया ना कि नाउन फ्रेज ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। ये सब्जेक्ट हो गया और ये लाइक हो गया वर्ब, इसके बाद जो आएगा वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और इसको बोलेंगे क्या? तो नाउन फ्रेज बोलेंगे। योर एडवाइस, आगे लिखा हुआ है योर एडवाइस। अब योर एडवाइस जो है ये, इसकी हम बात कर रहे हैं। एडवाइस के पहले योर लगाए, योर क्या हो गया? एडजेक्टिव। ये क्या है? नाउन। एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन क्या बन गया? नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज बन गया। किसके जगह पे काम कर रहा है? ये देखो वर्ब लगा है, वर्ब के जस्ट पहले सब्जेक्ट, यानी ये सब्जेक्ट है। तो नाउन फ्रेज या तो ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है ना, या तो ये सब्जेक्ट का काम कर सकता है, सब्जेक्ट का काम कर सकता है। समझ में आ गया सबको? आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, ये अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, दिस मूवी इज बोरिंग। ये मूवी कैसी है? बोरिंग है, ठीक है। तो दिस मूवी इज बोरिंग। दिस मूवी के बारे में बता रहा है कि ये वाली मूवी बोरिंग है। यानी क्या हो गया? दिस की तरफ, दिस जो है मूवी की तरफ इशारा कर रहा है। दिस क्या हो गया? एडजेक्टिव। देखो नाउन के फ्रेज को तभी समझ पाओगे जब इसके पहले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे टुकड़े समझ में आए होंगे तब। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि ये जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, वो बिल्कुल सारे पार्ट्स को समझने के बाद हम लोग एक एक कड़ी में आगे बढ़ेंगे। जब तक आप सारे उसके कड़ी को नहीं समझेंगे, उसके आगे आप बढ़ नहीं पाएंगे। अगर आप बढ़ भी गए तो आपको अच्छे से क्लैरिटी नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये एडजेक्टिव हो गया और ये मूवी क्या है? नाउन है। तो एडजेक्टिव प्लस नाउन क्या बन गया? ये नाउन फ्रेज बन गया। और नाउन फ्रेज कहाँ पे काम कर रहा है? सब्जेक्ट की जगह पे काम कर रहा है। देखो यहाँ पे वो क्या लगा है? वर्ब लगा है, ठीक है ना। वर्ब के पहले जो आया है वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। अब लिखा है आगे, बहुत अच्छा सेंटेंस लिखा हुआ है आगे, अ टायर्ड माइंड कैन नॉट वर्क वेल। एक थका हुआ दिमाग, टायर्ड माइंड। देखो माइंड क्या है? नाउन। नाउन के पहले जो लग गया, नाउन के पहले जो माइंड है, टायर्ड लगा है। टायर्ड किसकी तरफ इशारा कर रहा है? माइंड की तरफ इशारा कर रहा है, यानी हो गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव प्लस नाउन, नाउन फ्रेज हो गया। नाउन फ्रेज, ये नाउन फ्रेज हो गया। और ये कहाँ पे काम कर रहा है? सब्जेक्ट के जगह पे काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो कैन लगा है, मॉडल है ना। तो मॉडल के जस्ट पहले या वर्ब के जस्ट पहले क्या लगा है? नाउन फ्रेज लगा है। अ टायर्ड माइंड कैन नॉट वर्क वेल। एक थका हुआ दिमाग अच्छे से काम नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका ये मतलब था। आगे देखते हैं, आई डोंट हायर ए टायर्ड माइंड। मैं एक थका हुआ दिमाग हायर नहीं करता। मतलब इस सेंटेंस की गहराई समझो। इसका मतलब है कि मैं थके हुए लोगों को नौकरी नहीं देता, है ना। थके हुए हारे हो गए लोग जो ज़िंदगी में हमेशा निगेटिविटी को लेकर के चलते हैं, तो ऐसे लोगों की मुझे ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। कि मैं थके हुए दिमाग को या थके हुए लोगों को हायर नहीं करता। यानी अपने यहाँ काम, मुझे लोग ऐसे लोग पसंद नहीं है अपने यहाँ काम करवाने के लिए। तो लिखा हुआ आई डोंट हायर टायर्ड माइंड। अब यहाँ पे देखो माइंड अगेन क्या है? नाउन है। इस नाउन की तरफ इशारा करने वाला टायर्ड एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव प्लस नाउन क्या बन जाता है?
नाउन फ्रेज बन जाता है। और ये कहाँ पे काम कर रहा है, आई डोंट हायर, मैं हायर नहीं करता। यहाँ पे देखो हायर क्या है, मेन वर्ब है ना, और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। समझ आ गया। तो ये हो गया पूरा का पूरा वर्ब वाला पार्ट हो गया, और उसके बाद जो आएगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो समझ आ गया सबको ना कि जो नाउन फ्रेज होता है वो एडजेक्टिव और नाउन को जोड़ने से बनता है, और उसको हम बोल देते हैं नाउन फ्रेज। और ये या तो सब्जेक्ट का काम कर सकता है या तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब नाउन फ्रेज हो गया खत्म, अब हम चलते हैं एडजेक्टिव फ्रेज पे। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनके अगर फ्रेजेस की बात करोगे तो बिल्कुल वो भी वैसे ही काम करेंगे, जैसे उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच में काम होता था वैसे वो फ्रेज में भी काम करेंगे, वहाँ पे उनका काम बदलेगा नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ पे एडजेक्टिव भी एडजेक्टिव की तरह ही काम करेगा जो एडजेक्टिव क्लॉज है। तो एडजेक्टिव क्लॉज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। याद करो एडजेक्टिव में हमने क्या बताया था, एडजेक्टिव भी तो वही वर्ड होता है ना, एडजेक्टिव भी एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन की तरफ इशारा करता है। तो एडजेक्टिव अगर फ्रेज की बात करें यानी एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड, एक सेंटेंस के अंदर ग्रुप वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जो किसी नाउन की तरफ इशारा करे, जो किसी प्रोनाउन की तरफ इशारा करे, या प्रोनाउन या नाउन के बारे में कुछ जानकारी एक्स्ट्रा दे दे तुम्हें। समझ आ गया। तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, नाउन फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज बोल देंगे। ठीक है, सेंटेंस आगे पढ़ते हैं, समझ आ जाएगा अच्छे से। आई एम ए क्विक टेम्पर्ड बॉय। ठीक है, यहाँ पे बॉय क्या है, बॉय है एक नाउन। तो आई एम ए क्विक टेम्पर्ड बॉय, मैं एक ऐसा लड़का हूँ मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो मैं जल्दी, क्विक मतलब होता है जल्दी, मैं एक ऐसा लड़का हूँ जो क्विक टेम्पर्ड है, यानी जिसको जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो ये जो क्विक टेम्पर्ड है ना, अपने आप में क्या है, एक क्विक टेम्पर्ड एक फ्रेज है। और ये देखो पूरा फ्रेज मिल करके किसकी तरफ इशारा कर रहा है, बॉय की तरफ इशारा कर रहा है। बॉय क्या है, नाउन है। और जो ऐसे वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो किसी नाउन या प्रोनाउन की तरफ इशारा करें क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, आगे देखो लिखा हुआ है शी इज ए, सेल्फ लिख दिया गया, यहाँ सेल्फ नहीं होगा, सॉफ्ट, SOFT। शी इज ए सॉफ्ट स्पोकन लेडी, वह कैसी लेडी है, सॉफ्ट स्पोकन लेडी है। सॉफ्ट का मतलब बहुत ही मीठा बोलती है, बहुत ही नरम बोलने वाली कोई लेडी है वो। तो लेडी क्या है, नाउन है। और ये कैसी लेडी है, जो सॉफ्ट बोलती है ना, सॉफ्ट स्पोकन लेडी है। तो ये जो सॉफ्ट स्पोकन लिखा हुआ है वर्ड ना, ये लेडी की तरफ इशारा कर रहा है, ये लेडी की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है अपने आप में ग्रुप ऑफ वर्ड क्या कहलाता है, फ्रेज कहलाता है। और ऐसा फ्रेज जो किसी नाउन की तरफ इशारा कर दे उसको बोलते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक, अगला सेंटेंस देखते हैं। लिखा हुआ है ही हैज़ गिवन, शी इज अ सॉफ्ट, इसको मैं कट कर देता हूँ, सी इज ए सॉफ्ट, SOFT। लिखा हुआ है ही हैज़ गिवन मी ए 500 रुपी नोट, ही हैज़ गिवन मी ए 500 रुपी, ही हैज़ गिवन मी ए 500 रुपी नोट, उसने मुझे एक 500 रुपए का नोट दिया। इसको बहुत ध्यान से समझना सब लोग। देखो लिखा हुआ है ही हैज़ गिवन मी, उसने मुझे दिया, क्या दिया, इसको अभी भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए इसको ना भूल जाओ। ही हैज़ गिवन मी, ये भूल जाओ कि ये मैंने कुछ लिखा ही नहीं। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ, ही हैज़ गिवन मी ए नोट। ठीक है, इसको भी हटा दो। ही हैज़ गिवन मी ए नोट, उसने मुझे एक नोट दिया। नोट क्या है, किसी चीज़ का नाम है ना, जिसपे गांधी जी मुस्कुराते हैं। ठीक है, तो वही नोट हो गया अपना। तो ये क्या है, नोट, नाउन है। ठीक है, अब इस नोट की तरफ इशारा करने मैं पूछूंगी अच्छा कितने रुपए का नोट दिया, कौन सा वाला नोट दिया, तब क्या बताओगे, ही हैज़ गिवन मी ए 500 रुपी नोट, 500 रुपए वाला नोट दिया है उसने। कौन सा वाला नोट दिया, जैसे 500 रुपए का मुहर लगा था वो वाला नोट दिया है उसने। तो इस नोट की तरफ इशारा कर रहा है। नोट क्या है, नाउन है। नोट की तरफ इशारा करने वाला वर्ड, इस नाउन की तरफ इशारा करने वाला वर्ड इस सेंटेंस में कौन कौन से हैं, तो साहब ये है
500 रुपी, तो 500 रुपी, यही जो वर्ड था तीनों आपस में मिल करके किसकी तरफ इशारा कर रहे थे? इसी नोट की तरफ इशारा कर रहे हैं ना। तो ये क्या कहलाएंगे? ये तीनों वर्ड आपस में मिल करके इशारा कर रहे हैं, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? तो इस नाउन की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ये जो वर्ड है क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। देखो एग्जाम में गलती इसमें देता कहाँ पे? 100 को हंड्रेड्स कर देगा। आप ही बताओ किसी सेंटेंस में किसी का प्लूरल किस चीज़ का बन सकता है? किसी एडजेक्टिव का कभी प्लूरल नहीं बनता है। या तो प्लूरल किसी नाउन या प्रोनाउन का हो सकता है, किसी भी चीज़ का प्लूरल हो सकता है, या तो कोई सामान है उसका प्लूरल हो सकता है। मतलब कि मोटा मोटा हम ये जानते हैं कि नाउन या प्रोनाउन होगा उसी का सिंगुलर या प्लूरल बनता है, किसी एडजेक्टिव का तो प्लूरल या सिंगुलर बनता नहीं है। ठीक है, तो ये तो एडजेक्टिव का पार्ट हो गया ना। जब ये एडजेक्टिव का पार्ट है तो यहाँ पे 100 को हंड्रेड्स नहीं किया जाएगा, ना तो रुपी को रुपीज़ किया जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे एरर यही देता है। ठीक, तो ये सब लोग ध्यान देंगे कि ये सारा जो है तीनों वर्ड मिल करके फ्रेज बनाते हैं, और ये फ्रेज किस चीज़ का पार्ट है? एडजेक्टिव का पार्ट है। और ये एडजेक्टिव किसकी तरफ इशारा कर रहा है? नोट की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ही हैज़ गिवन मी ए 500 रुपी नोट। ही हैज़ गिवन मी ए 500 रुपी नोट। अब चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है He has given a 500 रुपी नोट। ठीक, आगे लिखा हुआ है ही आई हैव गिवन। देखो इसको मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ, थोड़ी इसमें टाइपिंग एरर हो गया इसमें। ही हैज़ गिवन मी ए 500, यहाँ पे इसको हटा देना। ही हैज़ गिवन मी 500 रुपी नोट। रुपी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रुपी छूट गया था तो हमने लिख दिया नॉट रुपीज़। रुपीज़ नहीं होता, रुपी लिखा जाता है। 100 होता है, 100 से यहाँ नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि आप जान गए कि यहाँ से लेकर के 500 रुपी है ना, ये वाला जो पार्ट है ना वो एडजेक्टिव फ्रेज का पार्ट है। तो एडजेक्टिव का प्लूरल तो बना नहीं सकते, और ये तीनों वर्ड मिल करके किसकी तरफ इशारा करें? ये नोट जो कि एक नाउन है। ठीक है, तो ये तीनों मिल करके क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं। ही हैज़ गिवन मी 500 रुपीज़। ही हैज़ गिवन, अब यहाँ पे किसी चीज़ की बात नहीं हो रही है। अब यहाँ पे लिखा ना ही हैज़ गिवन मी 500 रुपीज़, यहाँ पे रुपीज़ की बात कर रहे हैं। रुपीज़ को हम लोग प्लूरल यहाँ पे बना सकते हैं आराम से, क्योंकि ही हैज़ गिवन मी, उसने मुझे क्या दिया? 500 रुपये दिया। ठीक है, ही हैज़ गिवन मी 500 रुपी। अब यहाँ पे देखो, इसको यहाँ पे रुपी को रुपीज़ कर सकते हो, क्योंकि एडजेक्टिव का पार्ट नहीं है। ऊपर वाले में एडजेक्टिव के साथ आया था। नोट के बारे में खासियत है कि कौन सा नोट था? वो 500 रुपये का नोट था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों सेंटेंस एक साथ ही समझना, तब ज़्यादा बेहतर क्लियर होगा। ही हैज़ गिवन मी 500 रुपीज़, उसने मुझे 500 रुपये दिए। अब ये देखो 5 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हंड्रेड्स नहीं हो सकता, यहाँ पे लिखा, याद रखना सब लोग, ये नहीं होता है, ये करेक्ट है। ठीक है, तो एग्जाम में ये एरर आपको हमेशा देता है, बहुत कॉमन एरर है, हमेशा पूछा जाता है। अगला सेंटेंस देखते हैं। आई हैव गिवन माई हार्ट टू दैट ब्लू आइड मॉन्स्टर। आई हैव गिवन माई हार्ट, मैंने अपना दिल दे दिया है। किसको? उस नीली आँख वाले मॉन्स्टर शैतान को। मतलब कि किसी लड़के के बारे में बात हो रही है कि मैंने आई हैव गिवन माई हार्ट, मैंने अपना दिल दे दिया है तो ब्लू आइड मॉन्स्टर, है ना, नीली आँख वाले, कोई नीली आँख वाला गाय है, उसको मैंने अपनी आँखें, जिसकी आँखें जो है नीली हैं, उसको मैंने अपना लाल वाला दिल दे दिया है। ठीक, तो ब्लू आइड मॉन्स्टर यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है? एक फ्रेज है। किसकी तरफ इशारा कर रहा है? ब्लू आइड मॉन्स्टर। आई हैव गिवन मी हार्ट टू दैट, मतलब उस किसी एक लड़के की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहलाएगा? हमारा एक फ्रेज कहलाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ है अमेरिका आर डिवाइडेड इनटू ब्लैक स्किन्ड एंड वाइट स्किन्ड पॉपुलेशन। ठीक है, देखो अमेरिका आर डिवाइडेड, अमेरिका तो एक कंट्री है। सर आर क्यों लगा रहे हैं? जब कोई चीज़ अपने आप में डिवाइड हो जाती है तो डिवाइड होने के बाद 1 से 2 बन गई ना। तो जब 1 से 2 बन जाती है तो कब हो गया ऐसा? जब वो डिवाइड कर दिया जाए। ठीक है, तो जब डिवाइड कर दिया गया तो उसके साथ 1 से 2 हो गया, 2 होने की वजह से प्लूरल हो गया, तो प्लूरल हो गया तो इसलिए आर लग जाएगा। ठीक है, तो अमेरिका आर डिवाइडेड इंटू ब्लैक स्किन। अमेरिका में भी जैसे यहाँ पे बिरादरी चलती है ना, बिरादरी धर्म, हम लोग लड़ते हैं ना इन चीज़ों पे।
अमेरिका भी वैसे ही लड़ता है, ठीक है। तो लेकिन वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कोई ऐसा जाति इस तरीके का नहीं है ना, ना तो हिंदू मुस्लिम वाला मैटर है। हालांकि कुछ रिलीजन के लोग वहाँ पे रहते हैं, लेकिन मेनली जो उनका पॉपुलेशन बटा हुआ है वो काले स्किन वाले लोगों में और सफ़ेद स्किन वाले लोगों में बटा है। जो वाइट स्किन वाले हैं वो काले काले लोगों को नहीं पसंद करते हैं, ठीक है। तो वही सेंटेंस लिखा हुआ है कि जो पॉपुलेशन है अमेरिका की वो किस में बटी हुई है, वो पॉपुलेशन तुम्हारा ब्लैक स्किन में और वाइट स्किन में बटी हुई है। तो पॉपुलेशन की तरफ इशारा कर रहा है ना, पॉपुलेशन क्या नाउन है, और उसी नाउन की तरफ ये दोनों वर्ड इशारा कर रहे हैं। तो एक फ्रेज ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज, और दूसरा फ्रेज ये हो गया, ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज। तो ये सारा हमारा जो है आज का। अब इसके आगे कंटिन्यू हम लोग करेंगे। एडजेक्टिव फ्रेज के बाद एडवर्ब फ्रेज क्या होता है, उसके बाद एक दो और फ्रेजेस हैं उसको हम लोग ख़त्म करेंगे। उसके बाद मैं फ्रेज की एक्सरसाइज लाएंगे हम, और उसके वो फ्रेज की एक्सरसाइज को पूरा सॉल्व किया जाएगा। तब हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि हाँ फ्रेज का इस्तेमाल किसी सेंटेंस के अंदर कैसे होता है। फिर जब फ्रेज एक बार ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम लोग सेंटेंस शुरू करेंगे। सेंटेंस को जानने के बाद तब हम ये समझ जाएंगे कि हाँ जो हमारी जर्नी थी किसी वर्ड से ले किसी लेटर से ले करके सेंटेंस तक पहुँचने की, ये पूरी जर्नी एक बार अच्छे से ख़त्म हो जाए तो आपका पूरा अच्छे से पॉलिश लग चुका होगा। उसके बाद हम लोग एंटर करेंगे मेन चैप्टर्स में अपने, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू क्लास।